इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आज दिन भर जो सुबह का एक अभ्यास आपको दिया था कि हमें आज शुक्राना में रहना है, धन्यवाद में रहना है, प्रतिपल थैंक्स हो हमारे भीतर, और साथ साथ हमारे भीतर एक क्षमा का भाव हो और सबके लिए क्षमा हो, चाहे वो कोई दूर हैं नज़दीक हैं, लेकिन क्षमा का भाव एक साथ सबके लिए हो। तो आज हम दो अभ्यासों के साथ अपनी इस दिनचर्या को आगे बढ़ाया और अब आप सभी का स्वागत करते हुए इस सत्र का शुभारंभ करते हैं, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के, हमारी फिटनेस के वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, पिलर्स हैं, जिनके आधार पर पूरा शरीर, पूरा मन, बुद्धि और पूरा का पूरा स्वास्थ्य टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिसमें से कोई एक भी हिल जाए तो बाकी तीन भी लड़खड़ाने रखते हैं। जी हाँ, ये चार पिलर्स हैं: आहार, नींद, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य। चारों का समान रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना हो, मजबूत रखना हो, आनंदित रखना हो, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता को और बेहतर से बेहतर करना हो, तो इन चारों को हमेशा और रोज ध्यान देते रहो। ऐसा कोई भी दिन न जाए जहां पर हम इन चारों में से किसी का ध्यान न दिया हो, क्योंकि जिस पक्ष का, जिस पिलर का ध्यान कम देंगे वही गड़बड़ा जाएगा और वहीं से ही शरीर जो था, जो स्वस्थ था, वो अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जैसे कार है, कार के चार पहिए हैं, चारों में समान रूप से हवा है तो कार को आप दौड़ा सकते हैं। लेकिन यदि एक पहिए में पंचर हो जाए तो बाकी तीन पहिए, उनमें हवा बहुत भरपूर है, सही है, परफेक्ट है, एक में नहीं है तो बाकी तीन बेकार हैं। कार को चलने के लिए चारों का समान रूप से हवा होना बहुत जरूरी है। ऐसी बिल्डिंग खड़ी है, वो चार पिलर पे खड़ी है, यदि एक पिलर उसका गड़बड़ा गया तो बिल्डिंग रुक नहीं सकती, वो ढह जाएगी, वो गिर जाएगी। जब पिलर ही चार हैं तो चारों को समान रूप से हमें रोज ध्यान देना ही होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो पहला पिलर है, जिसका नाम है आहार, भोजन, खाना। सबसे डीप में जो हमारी आदत है वो है खाना। ये भोजन उम्र के अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ है ही है। शरीर बीमार हो तब भी भोजन साथ है, स्वस्थ हो तब भी साथ है, घर में कोई अनहोनी हो गई हो तब भी भोजन हम करते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में भोजन हमारे साथ होता ही है और दिन में कम से कम 3 बार तो भोजन हो ही जाता है और बाकी छोटा मोटा भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अर्थात भोजन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी महत्वपूर्ण पिलर है जो रोज हमारे साथ है, रोज हम भोजन करते हैं। जो खाना खाते हैं उसी से तो शरीर बनता है। जैसा खाते हैं वैसा शरीर का निर्माण होने लगता है। आप पौष्टिक भोजन लेंगे, शरीर पुष्ट होने लगेगा, बलिष्ठ होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। भोजन में पौष्टिकता नहीं होगी तो कुपोषण होने लगेगा, शरीर रुग्ण होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, बीमार होने लगेगा। बीमारियां भी तभी आती हैं जब हमने अपने भोजन पर ध्यान न दिया हो। ऐसा भोजन हम करते चले जाएं जो हमें, हमारे शरीर को बीमार कर दे और कभी ध्यान न दें कि हमने अपने भोजन को
पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान दिया भी है या नहीं दिया है। असलियत में हम खाना तो खाते हैं, लेकिन वो जो खाना है वो ये ध्यान पूर्वक खाते हैं कि इसका शरीर में जाकर क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, या हम केवल जीभ को जो अच्छा लगता है हम वो खा लेते हैं। जीभ को अक्सर वो सब चीजें अच्छी लग जाती हैं जो शरीर के लिए शायद अच्छी नहीं है, और जो शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं जीभ उनको मना करने लगती है कि इसमें स्वाद ही नहीं है। क्या रोज लौकी तोरी सब्जी बना के रख दी, क्या रोज दाल खा रहे हैं। तो जीभ को चटपटा चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए, लेकिन सिस्टम को पौष्टिकता चाहिए। हम भोजन को जीभ के अनुसार करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य और उसकी आवश्यकता के अनुसार कम करते हैं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार किया गया भोजन बहुत ज्यादा लाभकारी होने लगता है। आहार का मतलब है ऐसा खाद्य पदार्थ जो मुख्य मार्ग से शरीर के अंदर जाए और शरीर के अंदर जाकर वो शरीर के बल को बढ़ाए, धातुओं को पुष्ट करे, क्षतिपूर्ति करे और उम्र को लंबा करे। ऐसे खाद्य पदार्थ को आहार कहा जाता है। हमारी कोशिश इस आहार को बेहतर से बेहतर और पौष्टिक से पौष्टिक करने की हो। जब आप भोजन करें तो पूरे भाव से करना, ध्यान को कहीं और न रखना। ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात हो रही है, खाना खा रहे हैं, मोबाइल पे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि शायद ये खाने का जो समय है ये खराब ना हो जाए, इसलिए कुछ और भी कर लें। जो कुछ और किया जा रहा है इसका मतलब है कि खाने को उतनी तवज्जो दी नहीं जा रही है, वैल्यू दी नहीं जा रही है। क्योंकि जब हम भोजन करें तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये भोजन मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरे बल को, बुद्धि को, आयु को, आरोग्य को, प्रीति को बढ़ाएगा। ये भाव उस भोजन के समय जब होगा तो वो भोजन शरीर में जाकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। भाव है तो प्रभाव है। भाव ही नहीं है इसलिए अच्छे से अच्छा खाना भी लगता नहीं है, पचता नहीं है। क्योंकि वहां पर हमने अपने मनोवैज्ञानिक नजरिए से, मन के माध्यम से, हृदय के माध्यम से भोजन को ताकत नहीं दी है। जैसे शरीर बीमार हो जाए और हम दवाई लेते हैं तो सोचते हैं ना कि अरे दवाई खा रहे हैं अब तो ठीक हो जाएंगे। तो दवाई ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, ये भाव ही आधा बीमारी को ठीक कर देता है। आधा दवाई करती है, आधा भाव करता है। वही दवाई बिना बताए चुपके से दी जाए तो शायद उतना लाभ वो नहीं देगी। आपका भाव महत्वपूर्ण है। भोजन में भी, आहार में भी भाव महत्वपूर्ण है कि ये भोजन पुष्ट करेगा मुझको, बल देगा मुझको। तो यदि ध्यान कहीं और है तो फिर फायदा नहीं। इसलिए पूरी तरह से एकाग्र होकर भोजन किया करो। जब आप भोजन करें तो भोजन को अच्छी तरह चबाया करें, चबा कर अच्छी तरह चबाओ, इतना चबाओ कि जब वो पूरी तरह से लुगदी बन जाए, स्लाइवा अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, उसको फिर निगलें, और जब निगले तब भी उसको अनुभव करें। अर्थात हमने खाना खाया और उसको अच्छी तरह चबाया और ध्यान अब हमारे भोजन पर है, और जब उसको निगलें तब भी ध्यान वहीं पर लगा रहे। आहार को पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि आहार बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह चबाना है, पूरा भाव डालना है और भूख से आधा भोजन करना है। योग कहता है अन्नेन पुरिये दर्दम तोयन तु तृत्यकम उदरस्य तुरियान संरक्षेद वायुचारणे। भूख से थोड़ा कम भोजन जब लिया जाता है तो शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर करने लगता है, उम्र को लंबा कर देता है, शरीर को बलिष्ठ बना देता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, ज़्यादा किया गया भोजन नुकसान देने लगता है और अनेक प्रकार के रोग अति भोजन से होते हैं। भोजन
हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसको ध्यान दें, इसकी पौष्टिकता को ध्यान दें, इसमें ध्यान दें कि आपको क्या चाहिए। शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी वात, पित्त, कफ, प्रकृति के हिसाब से, शरीर में रोग के हिसाब से, रोग की स्थिति के हिसाब से हमें भोजन को बदलाव करना चाहिए। जैसा डिमांड है, जैसी आवश्यकता है, वैसा यदि भोजन नहीं है तो वही भोजन हमारे रोग का कारण बन जाएगा, बीमारियों का कारण बन जाएगा। इसलिए भोजन पर, आहार पर बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान हमेशा से दिया गया है। हर योग के शास्त्र पे आहार पर बात कही गई है। गीता में भगवान बोलते हैं युक्त आहार, युक्त भोजन होना चाहिए। हमारे भोजन पर हमारा फोकस होना चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि ये भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। ऐसा नहीं कि हमने केवल फैटी चीज़ें खा ली, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन पर ध्यान नहीं दिया, मिनरल्स पर ध्यान नहीं दिया, जितना फैट चाहिए उससे ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर का, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मैदा, ये वाइट चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे शरीर पर उतना ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को लंबा करे, बीमारियों को न आने दे। तो इसलिए चीनी का प्रयोग जितना कम हो सके उतना शरीर के लिए बेहतर है। मैदे का प्रयोग जितना कम हो सके उतना पाचन तंत्र के लिए बेहतर है। और चिकनाहट का प्रयोग जितना कम हो सके उतना हृदय के लिए बेहतर है। मोटापा शरीर में हमारे अधिकतर खान पीन की गलत आदतों के कारण से पैदा होता है। यदि खान पीन की आदतों को ध्यान दिया जाए, भोजन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जिसमें एक्स्ट्रा फैट है उसको कम किया जाए, उसमें एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम किया जाए, तो हमारे शरीर पर उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। पानी पर विशेष ध्यान देना है और पानी जब पिए तो पूरे भाव से पीना। जब आप भाव से पानी पिएंगे तो उस पानी का प्रभाव, पानी में बहुत ज़्यादा भाव का प्रभाव शरीर पर होता है। यदि आप, जैसे पहले अभिमंत्रित पानी हुआ करता था, मंत्रों से पानी पिया जाता था, भोजन भी शिवार्पण करके पिया जाता था, चूँकि वो भाव हमारे शरीर पर वैसा प्रभाव दिखाना शुरू कर देते थे। तो पानी जब पिए तो बहुत ही भाव के साथ उसको फील करते हुए धीरे धीरे पानी स्लाइवा को मिक्स करते हुए पानी को पीना शुरू करें। पानी जब आप बहुत, चूँकि 8 से 10 गिलास, 10 से 12 गिलास, ये निर्भर करता है कि आपका दिन भर का किस तरह से गतिविधियां हैं। तो यदि बोलने का काम ज़्यादा है तो फिर आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। पानी, चूँकि शरीर 69% जलीयांश है, इसलिए बॉडी को जल ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, लेकिन सूर्यास्त से पहले पानी ज़्यादा हो जाए, उसके बाद पानी कम होना चाहिए, नहीं तो रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ता है। तो आहार, भोजन और जल, हमारे जो पहला पिलर है, जो आहार है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसकी बारीकियां हैं कि हम क्या खाएं, बीमारी है तो क्या खाएं। किसी को वात रोग है तो वायुवर्धक भोजन नहीं करना है, जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, भिंडी, अरबी, फूल गोभी, ये चीज़ें वात को बढ़ाएंगी और शरीर के रोग को और बढ़ा देंगी। डायबिटीज़ है तो हमको पता है कि शुगर को बढ़ाने वाले जो भोजन हैं, यदि हमने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो वो जो भोजन है उसके कारण से रोग और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही शरीर में जो भी विकृति है, मोटापा है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को ध्यान रखो। ऑयली चीज़ें जितना हो सके आप कम खाएं, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये खाने पर ही ध्यान नहीं देना, लेकिन खाने पर ऐसे ध्यान देना है कि आपके शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगे। क्योंकि आजकल जो हमारा भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स बहुत आ रहे हैं। यदि ऑर्गेनिक हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जो पहले गोबर की खाद से जो भोजन, जो आहार, जो सब्जियां निर्मित होती थीं उसमें, और आज यूरिया के माध्यम से जो भोजन, जो सब्जियां,
फल निर्मित होते हैं उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। शरीर की जीवनी शक्ति जो नेचुरल है, जो गोबर की खाद से ज़्यादा बढ़ती है, वो यूरिया से नहीं बढ़ती। इसलिए ऐसा भोजन हो, चूंकि वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा भोजन का चयन तो किया जा सकता है जिसमें प्राण शक्ति सबसे ज़्यादा हो। जो डेड फूड हैं उनका सेवन कम किया जाए तो बेहतर है। जो लाइव फूड्स हैं उनका सेवन ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें प्राण ज़्यादा है। जैसे हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फल है, जो बहुत ज़्यादा ही बॉयल नहीं किया गया है, उसमें प्राण ज़्यादा होता है। तो जिसमें प्राण ज़्यादा है उसका प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको बॉयल करना ही है, तो वो फिर जब बॉयल करें तो ऐसा नहीं कि बहुत तेल, मिर्च, मसाला बहुत अच्छी तरह से हमने टेस्टी बना दिया और रोज़ वैसा ही भोजन किए जा रहे हैं। तो टेस्ट को ध्यान में रखते हुए यदि कभी कभी वो भोजन हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन रोज़ वैसा ही भोजन हो रहा हो तो फिर वो सिस्टम को गड़बड़ा देता है, वो सिस्टम खराब होने लगता है और वहीं से रोग की शुरुआत हो जाती है। आहार जितना सात्विक होगा उतना लाभकारी होगा। आहार जितना तामसिक कम होगा उतना बेहतर होगा। सात्विक भोजन हमारे अंदर सत्व गुण को बढ़ा देता है, हमारे मन को शांत करने लगता है, ठहराव देने लगता है। हिंसक प्रवृत्ति हमारे भीतर कम होती चली जाती है। शरीर में एक हल्कापन बना रहता है और हम ऊर्जा से भर जाते हैं। इसलिए सात्विक भोजन बड़ा लाभकारी है। और जिन दिनों आप अभी 3 दिन हम तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एक वर्चुअल रिट्रीट कर रहे हैं जिसमें हम अपने भोजन पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो जितना हल्का भोजन होगा आप पाएंगे शरीर में उतना ही ज़्यादा ऊर्जा होगी, आलस्य कम होगा। गारिष्ठ भोजन हमारे शरीर में आलस्य को बढ़ा देता है, नींद को बढ़ा देता है और क्रिएटिविटी को कहीं खो देता है। बुद्धि में जो सूक्ष्मता होती है, जब हमारा भोजन बेहतर होने लगता है तो बुद्धि में सूक्ष्मता आने लगती है, मन में सात्विकता, मन में ठहराव आने लगता है। तो अपने भोजन पर ध्यान दें। रात का भोजन सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले जरूर कर लिया करें। सोने से जितना जल्दी डिनर आपका हो जाएगा उतना ज़्यादा पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, भोजन अच्छी तरह पचेगा और सुबह को पेट खुलकर साफ हो जाएगा। इसलिए भोजन में फाइबर का प्रयोग ज़्यादा हो। जितना फाइबर होगा, जैसे आटे में चोकर होता है वो फाइबर है, जितना फाइबर होगा उतना पेट अच्छी तरह से साफ होगा और उतना ही कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में कम जमा होगा, क्योंकि वो फाइबर का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोख लेता है। आपका भोजन यदि सही है तो सुबह को पेट अच्छी तरह साफ होगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी। यदि कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, डकारें आती हैं, तो आप अपने भोजन पर ध्यान देना कि कहीं भोजन गड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो भोजन को ध्यान देते ही वो पेट की संबंधित समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो पहली बात है आहार। दूसरे पिलर की बात हम करें, नींद। नींद एक ऐसी समस्या आज विकट खड़ी हो गई है वर्ल्ड वाइड कि लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद के लिए छटपटाते हैं। वो जो गहरी नींद होनी चाहिए शरीर की स्वास्थ्य के लिए, वो उतनी गहरी नींद नहीं है। नींद हमारा एक पिलर है, हमारा एक इस तरह से समझे कि ऊर्जा का खजाना है। नींद के माध्यम से शरीर ऊर्जा से भरता है। यदि हमारे अंदर हमने नींद की क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया, नींद को सही प्रकार से ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे मन और तन के रोग वहीं से ही पैदा होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रात को जल्दी सोने की होनी चाहिए। जितना देर से सोते हैं नींद की क्वालिटी उतनी ही कम होने लगती है। जितना जल्दी सोते हैं, क्योंकि रात को यदि 10 बजे आप सोने चले गए तो 10 से रात को 2 की जो नींद है, 4 घंटे की नींद है, वो इतनी गहरी होती है, वो सुषुप्ति अवस्था में आप सीधे जाते हैं, स्वप्न वहाँ पर कम होता है, तो आपको शरीर को बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। या ऐसे माने कि 10 से 2 की नींद
4 घंटे की नींद 8 घंटे के बराबर हो जाती है। आप ज़्यादा तरोताजगी का अनुभव करने लगते हैं और उसके बाद आप सो रहे हैं यदि 6 बजे तक, तो आप पाएंगे जब आप उठे, और यदि आप 5 से 6 के बीच में उठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि रात को आप 9:30 के आसपास सो जाएं और सुबह को 5 बजे के आसपास उठ जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। रात को असलियत में नींद गड़बड़ाती क्यों है? दिन भर जो हमारे मन में चलता रहता है, जो भी ख्याल चल रहे हैं, कोई टेंशन है, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में हम सोच रहे हैं, किसी ने कोई अपमान कर दिया, कोई नुकसान हो गया, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, मन में चल रहा है। फिर रात को जब आप लेटते हैं तो उन्हीं बातों को सोचना शुरू करते हैं। अब मन उसके बारे में एक रील, एक फिल्म शुरू कर देता है और लगातार वो मन में वही बात, वही ख्याल चलना शुरू हो जाता है। और इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रात की यदि कोई नेगेटिव थॉट हमारे मन में आने लगा तो वो एक नेगेटिव थॉट एक नहीं होता, अपने जैसे बहुत सारे थॉट्स को लेकर आ जाएगा। फिर एक के बाद दूसरा थॉट, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, इस प्रकार से थॉट्स की एक परेड तैयार हो जाएगी, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कितना समय बीत गया। रात को जब आप सोने जाएं तो वो समय सोने का है, सोचने का नहीं। और उस समय हम कुछ सोचने लगते हैं या मन कुछ ख्याल लेकर आ जाता है, कोई थॉट लेकर आ जाता है। और वो थॉट भी इसलिए लेकर आता है कि डिनर के बाद सोने के बीच में आप मन के साथ क्या कर रहे हैं, कौन से ख्याल प्रबल हुए हैं, कौन सी चर्चा घर में कर रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, किस तरह के थॉट्स आपके मन में तैर रहे हैं उस दौरान। रात को सोने से पहले जो थॉट्स आपके अंदर होते हैं, रात भर जब हम सोते हैं तो वही थॉट्स हमारे मन में तैरते रहते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहला थॉट वही होगा जो रात को सबसे आखिरी थॉट था। रात को सबसे आखिरी थॉट सुबह को सबसे पहला थॉट बन जाता है। इसलिए रात के यदि थॉट्स हमारे डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं तो रात भर की जो नींद की क्वालिटी है वो बेहतर कैसे होगी। नींद की एक तैयारी है, तैयारी के साथ नींद में उतरना है। अर्थात रात को खाना खाने के बाद ऐसा कुछ अपनी ओर से नहीं करना चाहिए जिसमें मन थोड़ा सा हिलने लगे, मन थोड़ा सा परेशान हो जाए या मन थोड़ा सोचने लगे। यदि वो मन कहीं पूरी तरह से इकट्ठा हो गया, सोचना शुरू कर दिया उसने, तो अब ये पक्का समझ लें कि यदि बिस्तर पर लेटे हैं और कोई थॉट ऐसा आ गया नेगेटिव है तो अब जल्दी से नींद आने वाली नहीं है और नींद वो गड़बड़ा जाएगी। और जब आप रात को सोएंगे भी तो उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, क्वालिटी ऊंच नीच होने लगेगी। हो सकता है रात को आप डिस्टर्ब हों, हो सकता है आपके स्वप्न ज़्यादा होने लगें, हो सकता है कि बीच बीच में नींद टूटने लगे, ये भी हो सकता है कि सुबह को नींद जल्दी उठ जाए, या आप ज़्यादा भी नींद लें तब भी ऐसा आपको लगे कि आप फ्रेश नहीं हैं। नींद एक देवी है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है जो पूरे शरीर की दिन भर के क्रियाकलापों को क्षतिपूर्ति में हमारा सहयोग करती है। ऊर्जा पूरी तरह से नींद के माध्यम से हमारे शरीर में इकट्ठा होती है। हम दिन भर इंद्रियों से काम लेते हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है, हम बोल रहे हैं, दिन भर शरीर के काम हो रहे हैं, मन से लगातार काम हो रहे हैं। कोई भी एक समय ऐसा नहीं जाता जब मन खाली हो, बुद्धि भी लगातार कुछ सोच रही है, अहंकार भी मैं, मेरा, मेरे वालों में थोड़ा अटका हुआ है। इस तरह से हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर ही भेज रहे हैं। ये बाहर बहती हुई ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा को कम कर देती है। उसको रीस्टोर करने के लिए हम रात को नींद में जाते हैं और नींद की यदि क्वालिटी बेहतर है और बहुत अच्छी है तो सुबह को जब उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे। सुबह की फ्रेशनेस आपको बता देगी कि रात की नींद कैसी थी। यदि सुबह को फ्रेश नहीं उठ पा रहे हैं तो समझ लेना कि नींद अच्छी नहीं थी। अब हमें नींद को ध्यान देना होगा क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है हमारा।
यदि हमने अपने सोने के टाइम को अपने अनुसार रखा कि कभी हम 10 बजे सो गए, कभी 11 बजे सो गए, कभी 11:30 सो गए, कभी 12 सो गए, कभी 10:30 सो गए, अपने आप उस टाइम को इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिएगा आज नहीं तो कल अनिद्रा की शिकायत, इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आ जाएगी, आ ही जाएगी। क्योंकि नींद को एक निश्चित समय चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, यदि आप लंच करते हैं 1 बजे, तो 1 बजे के आसपास भूख लगनी शुरू हो जाएगी। डिनर करते हैं 8 बजे, 8 बजे के आसपास भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जो हमारे नित्य कर्म हैं वो समय में बंधे हुए हैं, उनको समय में यदि बांध लिया तो हमारी दिनचर्या बैलेंस होने लगेगी, व्यवस्थित होने लगेगी। यदि उनको समय में नहीं बांधा तो दिनचर्या इम्बैलेंस हो जाएगी और वहीं से फिर कोई ना कोई रोग शरीर में घर करने लगेंगे। रात को सोने का समय आपका यदि निश्चित हो जाए 10-15 मिनट ऊपर नीचे है, बस ऊपर ही ऊपर ना हो कि हम उसको ऊपर ही ऊपर करते जाएं कि अरे 10 नहीं 10:15 हो गया, अरे 10:15 से 10:30 हो गया। तो ऐसे करते करते हम अपनी नींद से वो जो महत्वपूर्ण समय है वो कम करते जा रहे हैं। मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं और मोबाइल चार्ज होने के बाद वो पूरी तरह से फिर से तैयार हो जाता है, ऐसी नींद तैयार हो जाती है अगले दिन के लिए। यदि रात को नींद अच्छी ना हो तो सुबह को खुलकर पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा और दिन भर मन में इरिटेशन रहेगा, मन बिखरा रहेगा, मन में फ्रेशनेस नहीं रहेगी, क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। नींद की कमी होने से मन भी बिखर जाएगा, इंद्रियां भी सही प्रकार से विषयों की तरफ नहीं जाएंगी और हमारे भोजन पर भी, हमारे शरीर पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। भूख सही प्रकार से नहीं लगेगी, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पूरा जो प्राण है वो इम्बैलेंस होने लगेगा, क्योंकि नींद सही प्रकार से नहीं थी। तो यदि वो प्राण ही इम्बैलेंस हो गया नींद के सही प्रकार से ना होने के कारण से, तो बाकी सब चीज़ें उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी। इसलिए रात को सोने से पहले अच्छी तरह से तैयारी के साथ सोने जाएं। आप अच्छी तरह से, जैसे आजकल तो गर्मियां हैं, यदि आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है, खाना खाने से पहले नहा लें, अच्छी तरह हाथ पैर मुंह जरूर धोने चाहिए, ब्रश कर लें। उसके बाद में आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपका बिस्तर पूरी तरह से बना हुआ, झड़ा हुआ, अच्छी तरह साफ सुथरी चद्दर के साथ हो। आपका जो घर है, कमरा है, वो बिखरा हुआ ना हो। ऐसा नहीं कि झूठे बर्तन भी वहीं रखे हैं, चप्पल भी ऐसे पड़ी हैं, कपड़े भी यहीं कहीं पड़े हैं, सब बिखरा हुआ सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा, वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी हो। और आप फ्रेश एयर का प्रयोग करें। यदि आप एसी में सो रहे हैं तो बात अलग है, वैसे भी वहाँ, लेकिन यदि आप एसी में नहीं सो रहे हैं, पंखे के नीचे सो रहे हैं, तो फ्रेश एयर वहाँ पर होनी चाहिए। CO2 की मात्रा अन्यथा उस कमरे में बढ़ जाएगी और उसी के कारण से फिर वो जो नींद की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो लिए। अब यदि आपको लगता है कि रात को जो नींद है वो उतनी अच्छी नहीं आती, तो आप ऐसा करना, सरसों का तेल लेना, मस्टर्ड ऑयल लेना, कटोरी में रखना, थोड़ा सा हाथ पे रखना, बैठ जाना बिस्तर के ऊपर और पैर के तलवे के नीचे, सोल पर अच्छी तरह से मालिश कर लेना और फिर घुटने के नीचे, अपने नी के नीचे की तरफ मालिश कर लेना और वही जो तेल है उसी हाथ से कान की मालिश कर लेना। तो 3 जगह हमें तेल लगाना होगा। पैर के तलवे में लगा लीजिएगा, घुटने के नीचे मालिश कर लीजिएगा 2-4-5 मिनट और कान पर लगा लीजिएगा, मालिश कर लीजिएगा कान को अच्छी तरह से। ऐसा करते ही नर्वस सिस्टम एकदम आराम में चला जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और जब आप उसके बाद सोने जाएंगे तो नींद गहरी होगी। आपको लगता है कि नींद की समस्या आपके साथ अच्छी खासी रहती है, तो सोने से पहले आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सोने जाएं, कुछ ध्यान के अभ्यास करके सोने जाएं। ऐसा करने से नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी। आप बैठ जाएं आराम से बिस्तर के ऊपर पूरे सोने की तैयारी के साथ और धीरे धीरे अपने श्वास को लंबा और गहरा करें, अपने ध्यान को श्वास पर लाएं और श्वास को महसूस करें। महसूस करें कि श्वास अंदर जा रहा है,
महसूस करें कि श्वास बाहर आ रहा है। श्वास तो आ रहा है, जा रहा है, बस हमें महसूस करना है। अपने ध्यान को अन्य ख्यालों से हटाकर श्वास पर टिका देना है। आप पाएंगे कि श्वास धीरे धीरे उसको आप बहुत ही बारीकी के साथ फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जितना मन श्वास पर टिकेगा उतना वो एकाग्र होगा और अन्य ख्यालों से उतना हटेगा। जितना मन श्वास पर टिकने लगेगा और आप महसूस करें कि वो श्वास पूरा अच्छी तरह से अंदर तक जा रहा है और पेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ, और श्वास पूरा बाहर निकल रहा है तो पेट थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, या अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाकर केवल आते जाते श्वास को महसूस करना शुरू कर दें। श्वास को महसूस करने के बाद आप अ उ म का धीरे धीरे जाप करें। ये जाप की प्रक्रिया मन को बांधती है, मन को साधती है, केंद्रित करती है, एकाग्र करती है और नींद को गहरे स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है। तो पहले 3 बार बहुत जोर से नहीं बोलना कि पूरे घर में ही आवाज हो गई, बस धीरे से और मन को इस अ पर, इस ध्वनि पर पूरी तरह से केंद्रित कर दो। और इस ऐसे जैसे संगीत आपके अंदर से उभर रहा हो, आप कुछ गुनगुना रहे हो, मुंह खोलकर अ करें 3 बार, फिर ऊ करें 3 बार, फिर मुंह बंद करके म करें 3 बार। ऐसे 3-3 बार तीनों करने के बाद धीरे धीरे ओम का जाप करें और आप इस ध्वनि को, इस आवाज़ को धीमा करते जाएं, हर बार थोड़ा धीमा करते जाएं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके केवल होठ हिल रहे हैं, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपके केवल मन में ओम का जाप चल रहा है। जब आपके मन में ओम का जाप चलने लगे तो समझ लेना कि मन ठहर गया है। अब आप बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद ही हैं, ध्यान को माथे के बीच में लाएं। ये जो स्थान है ये मन का घर है। जैसे शरीर का एक घर है, एक फ्लैट है, एक मकान है हमारा, वो शरीर का घर है, वो मन का नहीं। मन का घर तो शरीर के अंदर स्थित है और वो ये स्थान है, इसको गुरु स्थान कहते हैं। यही आज्ञा चक्र है। रात को सोने से पहले मन यहीं पर आता है और जैसे ही रात को मन यहाँ आता है हम सो जाते हैं, उसी पल एकदम हम चले गए नींद में। लेकिन मन यदि यहाँ नहीं आया और वो ख्यालों में भाग गया, और जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक हमारी नींद हमें आएगी नहीं। हम करवटें बदलेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आएगी क्योंकि ख्याल लगातार हावी हो गए हैं। तो इस प्रकार से जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ओम का जाप करके अपने ध्यान को लेटकर माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे, आप एकदम उसी पल गहरी नींद में चले जाएंगे। यदि आपको फिर भी लगता है कि वो नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, नींद अच्छी नहीं आ पा रही है, उपाय भी करके देख लिया फिर भी नींद नहीं आ रही है, अब आप अपनी ओर से शवासन करना। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर के एक एक अंग पर लाते जाना। पहले अपने माथे पर ध्यान लाना, धीरे धीरे आंखों पर, नासिका पर, गाल पर, कान पर, होठ पर, जबड़ों पर, ठोड़ी पर, गले पर, कंधे, सीधे हाथ का कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक अंग को, एक एक ज्वाइंट को, फिर छाती, पेट, कमर, एक एक ज्वाइंट को देखते जाएं, अनुभव करते जाएं, फील करते जाएं और उसको ऐसा इंस्ट्रक्शंस देते जाएं कि सब धीरे धीरे सारी मसल्स आराम में जा रही हैं। मन को जैसे ही शरीर के अंगों पर लाना शुरू करेंगे, मन में आ रहे ख्याल उसी समय टूट जाएंगे और हमारी नींद एकदम, हम नींद में चले जाएंगे और नींद गहरी होने लगेगी। नींद को हमें बहुत ही मजबूती के साथ में ध्यान देना होगा और रात को जितना जल्दी आप सोने में जाएं, उतना जल्दी सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यदि उठ जाएं तो उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ ही कुछ और है। उसमें प्राण, उस समय प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पूरे ब्रह्मांड में सतोगुण की वृद्धि होती है, बाहर की आवाजें नहीं होती,
मन पूरी तरह से ठहर जाता है यदि उस समय प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना और कोई संकल्प लें जीवन के लिए कि मुझे ये काम करना है। ऊंचा संकल्प कोई भी लें ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो संकल्प पूरे होने लगते हैं, क्योंकि वो संकल्प प्रकृति में चले जाते हैं और प्रकृति हमारी सहयोगी होने लगती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना, जप और वो ऊंचे ख्याल या ऊंचे कर्म की बात कही गई है, क्योंकि उस समय प्रकृति पूरी तरह से शांत है और जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो प्रकृति हमारे लिए सहयोगी हो रही है। तो रात को जल्दी सोने की परंपरा हमारे यहाँ पहले से ही थी। जब लाइट्स नहीं थी तो रात को सूर्यास्त के बाद में व्यक्ति जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी ऑटोमेटिकली आँख खुली जाएगी। आखिर हम कितना सोएंगे? स्वभाव से नींद आती है, स्वभाव से उठना होता है। रात को जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी अपने आप उठ जाएंगे। हम रात को इधर उधर टाइम खराब कर देते हैं, टीवी देख कर, ये करके वो करके। यदि रात को जल्दी सो जाएं तो आप सुबह जल्दी उठेंगे तो पाएंगे बहुत सारा समय आपको दिन का मिल रहा है और बहुत बड़ा दिन, ज़्यादा काम करने के लिए समय आपको मिल जाएगा। तो नींद पर जरूर ध्यान दें। और अनिद्रा की शिकायत है तो शरीर को दिन भर देखें कि उसमें व्यायाम की कमी तो नहीं हो रही है, उसका भोजन शरीर को ठीक दिया गया है या नहीं दिया गया, और मन दिन भर ठीक रहा है या नहीं रहा। यदि मन बिखरा है तो नींद अच्छी नहीं होगी, व्यायाम नहीं किया तो नींद अच्छी नहीं होगी। इसलिए तीसरा पिलर आता है व्यायाम। व्यायाम बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज शरीर को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर देने के लिए। यदि शरीर को व्यायाम नहीं दिया तो शरीर का जो बल है, लचीलापन है, मजबूती है, उसकी जो सामर्थ्य है और जो लंबे समय तक शरीर स्वस्थ रहकर चलने वाला है, वो फिर नहीं चल पाएगा। व्यायाम शरीर के बाह्य शरीर, मांसपेशियां, हड्डियां, अंदर के ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सभी सिस्टम्स, पूरे शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है। क्योंकि स्थूल है शरीर, स्थूल चीज़ों को जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना फिट रहेंगी। इसलिए व्यायाम के माध्यम से हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं, उसको एक गति देते हैं, उसमें एक लचीलापन पैदा करते हैं, जिससे लंग्स पूरी तरह से खुल जाएं, जिससे हार्ट मैक्सिमम पंप करना शुरू कर दे, जिससे पाचन तंत्र सही प्रकार से गति करे और जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन की तरफ बेहतर से बेहतर होने लगे और ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव हो जाएं और पूरे शरीर के सारे सेल्स से बना हुआ है शरीर, सब में प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगे और पूरे शरीर तक प्राण सही प्रकार से गति करे, ब्लड सही प्रकार से गति करे। ये व्यायाम के माध्यम से बड़े आराम से होने लगता है। व्यायाम शरीर को चाहिए ही चाहिए। अब बात यह आती है कि हम क्या व्यायाम करें, कौन सा करें, कितना करें। शरीर के साथ व्यायाम आप कुछ भी, आप स्विमिंग करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप दौड़ते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जरूर करें। साथ साथ योग का अभ्यास भी जरूर करें, क्योंकि योग एक ऐसा अनूठा, योग के आसन, सूक्ष्म क्रियाएं, योग के प्राणायाम एक ऐसे अनूठे व्यायाम हैं जो स्थूल से लेकर सूक्ष्म हिस्से तक प्रभाव डालते हैं। और योग के अभ्यास हर उम्र के पड़ाव में आप कर सकते हैं। शरीर बीमार है, लेटा हुआ है, बेड पर है, उम्र कोई भी हो गई हो, तब भी हल्के फुल्के सूक्ष्म क्रियाएं हम कर सकते हैं, तब भी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तब भी ध्यान कर सकते हैं। अर्थात हर उम्र के पड़ाव में योग के अभ्यास किए जा सकते हैं। तो ऐसे अभ्यास पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा बने जो हम आखिर तक कर सकें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब उम्र बढ़ जाती है तो नहीं कर पाते, कोई शरीर में विकृति आ गई, कोई सर्जरी हो गई, कहीं पेन हो गया तो हम नहीं कर पाते। फिर नहीं कर पाते तो फिर सब कुछ छूट जाता है, या तो बहुत कुछ कर रहे थे या फिर कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए योग के अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं कि हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर उम्र, हर रोग, हर आयु में किए जा सकते हैं।
आप जो रुचि के व्यायाम हैं उनको जरूर रखें, लेकिन थोड़ा समय योग के लिए जरूर दें। क्योंकि योग एक ऐसी स्थिति है, ऐसा व्यायाम है जो केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं करेगा, आपकी इंद्रियों को ताकत देगा, आपके मन को स्टेबिलिटी देगा, आपकी बुद्धि में निश्चय भाव प्रकट करेगा, एक क्रिएटिविटी पैदा करेगा, विवेक को जगाएगा। केवल शरीर के स्वास्थ्य को ही बेहतर नहीं करेगा, मन के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके भावनाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, पारिवारिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य योग के माध्यम से और मजबूत होता चला जाता है। अर्थात जीवन के हर पड़ाव पर योग हमारा सहयोगी हो जाता है, वो हमारे लिए साथ साथ चलता है और जीवन के हर पहलू पर हमें मजबूत मजबूत और मजबूत करता चला जाता है। तो स्पोर्ट्स, अन्य एक्टिविटी, अन्य व्यायाम, चाहे वो आप जिम जाते हैं, जरूर जो कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन योग को भी शामिल कर दें। धीरे धीरे आप पाएंगे उम्र के कारण से बाकी चीज़ें छूट रही हैं, और आपने देखा भी होगा बहुत लोग पहले बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर एकदम छूट गई तो छूट गई, और फिर शरीर थुलथुला हो जाता है, बिखर जाता है, मोटा होने लगता है, क्योंकि जो सूक्ष्म अभ्यास हैं, योग के अभ्यास हैं, वो शामिल नहीं है। यदि वो शामिल हो जाएं, जीवन का हिस्सा बन जाएं, जैसे नहाते रोज हैं, खाते रोज हैं, ऐसे योग के अभ्यास भी रोज हों, तो आप पाएंगे शरीर लचीला, स्वस्थ, मजबूत, और उम्र उसकी लंबी होती चली जाएगी। जितना योग का अभ्यास हमारे साथ होगा, उतना ज़्यादा हम तन मन से स्वस्थ होते चले जाएंगे। केवल शरीर की बाहर